अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा हफ़ीज़ है और मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। आज मैं तारिक तनवीर साहब के फ़ॉर्म कादिर बख्श फ़ॉर्म जो है उनका, उस पर आई हूँ। कुछ मैंने सोचा कि इधर का विज़िट किया जाए, तो यहाँ पे मेरी मुलाकात जो है वो साजिद इकबाल साहब से हुई। तो मैंने सोचा कि इनसे हम थोड़ा-सा एग्रीकल्चर के बारे में पूछें कि इनकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं। और चलें आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। साजिद साहब पाकिस्तान नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और आप जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जिसमें इनका मेजर जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन सर्कल का प्रोजेक्ट है, जो कि पहले सिर्फ मुल्तान लेवल पर हो रहा था और इसको अब इन्होंने रेस करके पाकिस्तान लेवल पर ये लेकर आए हैं। तो आइन से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। सर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइए कि आपका ताल्लुक़ कब से इस फील्ड में है और क्या आप किस तरह से कुछ अर्सा पहले आप जॉब में थे और फिर आपने इस फील्ड को चूज़ किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साजिद इकबाल संधू है जी और ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैं पढ़ा हूँ और यहाँ से पढ़ने के बाद मैंने इसी यूनिवर्सिटी में एज़ अ लेक्चरर जो है वो कुछ 7 साल पढ़ाया प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद मुझे मुख्तलिफ़ सरकारी और गैर सरकारी इदारों में सर्व करने का मौका मिला। जो आखिरी मेरी पोस्टिंग थी वो एज़ अ चेयरमैन रिसर्च बोर्ड की थी एग्रोनॉमी के, और ये पंजाब लेवल की सीट थी जिसके ऊपर मैंने 4 ईयर जो है खिदमात सर अंजाम दी। अच्छा, अभी मेरा जो ज़्यादा वेंचर है वो हम प्राइवेट जो कर रहे हैं वो ग्रीन सर्कल के नाम से कर रहे हैं। ग्रीन सर्कल एक ऐसा इदारा है जिसको बनाने का जो मकसद था वो बड़ा कमाल का था और मज़े का था कि जब हम देखते थे शोबाज रात में सरकार को, तो 3 बजे के बाद हमारे फ़ोन नंबर बंद हो जाते हैं। कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है मशवरा देने को, मैं 99% की बात कर रहा हूँ, 1% हर जगह पे मौजूद होते हैं जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, जो लोगों को ऑफ द वे भी जाके, आउट ऑफ वे जाके भी उनको हेल्प आउट करते हैं। तो 3 बजे के बाद सरकारी मशवरे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, और शायद उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हमने एक प्राइवेट शोबे में रहते हुए एक ऐसा इदारा बनाने की कोशिश की, बनाया, जो कि ज़िम्मेदारों को ज़रिए रहनुमाई, गाइडेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो मुहैया करता है। तो ग्रीन सर्कल का जो असल काम है वो ट्रेनिंग्स देना, लोगों को आगाही देना, लोगों को नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग्स के साथ साथ ऑन फार्म सर्विसेज देना। और उसके लिए हमारी वक्त की बंदिश नहीं होती है, हम लोगों को हर वक्त अवेलेबल हैं, दस्तियाब हैं। हमारे इदारे में इस वक्त जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, सुपरवाइजर्स और फार्म मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनकी तादाद तकरीबन कोई 250 के लगभग है। 250 लोग हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर एज अ फार्म मैनेजर्स, फार्म सुपरवाइजर जो है सर्विसेज दे रहे हैं। हम उन लोगों को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद मुख्तलिफ फार्मर्स को मुहैया करते हैं। एक समझदार काबिल मुंशी जो होता है वो निस्बतन कम एक्सीडेंट्स करता है, कम नुकसान देता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक रॉ हैंडेड बंदा जब गाड़ी चलाना शुरू करे तो वो हो सकता है निकाल दे, अपने गेट में टक्कर लगा दे, वो हो सकता है किसी मोहल्ले के बच्चे को नीचे दे दे या किसी गाड़ी में एक्सीडेंट कर दे। तो जो ट्रेंड ड्राइवर होगा जिसने कोई 6 माह कहीं पे गाड़ी चला के देखी होगी, उससे गलतियों के चांस कम होंगे। तो हमारे पास आमतौर पे 2 से 3 साल तजर्बे वाले फार्म मैनेजर्स और सुपरवाइजर अवेलेबल होते हैं। हम बच्चों को ट्रेन भी करते हैं। उन बच्चों में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स भी शामिल हैं, उनमें मैट्रिक और मिडिल पास सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं। हर तरह के लोगों को हम ट्रेन करते हैं और फिर फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, इल्मी तौर पे भी और टेक्निकल तौर पे भी। जी, थैंक यू सो मच। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे आपसे थोड़ा-सा और भी डिस्कस करेंगे कि आप कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं और वो कैसे जो है वो डिफरेंट यंगस्टर्स के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले मुझे ये बताइए कि जिस तरह से एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर का जो शोबा है वो बहुत अरसे से उसमें उस तरह की पोस्ट नहीं आ सकी। अभी तो फिर थोड़ी-सी आवाज़ इसकी जी। कुछ सुनाई देती है, लेकिन कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो इसका बिल्कुल नामो-निशान भी नहीं था। तो आपके ख़्याल में क्या वो कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिसने इस फ़ील्ड को इतना बूस्ट नहीं होने दिया? 2 बड़ी वजूहत जी, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से नेग्लेक्ट करना, इस शोबे को पीछे कर देना। घर में जिस बच्चे को माँ-बाप पीछे कर देना, तो वो कभी भी पढ़ नहीं सकता, कभी भी स्किल नहीं ले सकता, क्योंकि माँ-बाप ने उसको पीछे कर दिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो कि हमारे माँ-बाप की तरह है, उसने शोबा ज़राअत के ऊपर वो दिलचस्पी या वो तवज्जो नहीं दी, जो कि बकिया शोबों के ऊपर थी। तो इससे क्या हुआ, ये नेगेट होना शुरू हुआ, पीछे जाना शुरू हुआ। नंबर 2, अगर हम शोबा ज़राअत के मसाइल पे बात करें तो शायद उसके लिए हफ्तों या महीनों भी नाकाफ़ी होंगे। तो एक फ़िक्रे में हम इसको ख़त्म करते हैं, वो है जहालत। हमारा ज़िम्मेदार जो है वो इल्म लेने पे अमाता ही नहीं है। वो कहता है चूँकि मेरे दादाजी बड़ी अच्छी गंदम उगाते थे तो मैं भी उगा लूँगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
मुमकिन ही नहीं है कि हमारे बड़े जो हैं वो अच्छी फार्मिंग अगर कर रहे थे तो हम भी कर लेंगे, हमें सीखना पड़ेगा। अगर मेरे वाला साहब डॉक्टर थे तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर थे तो मैं इंजीनियर नहीं बन, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं नॉलेज नहीं करूंगा, मैं कामयाब नहीं बन सकूंगा। तो अब इल्मी तौर पे ट्रेनिंग्स होनी, उनका नॉलेज होना, एक एग्जाम्पल से साबित करूंगा कि गंदम को काश्त करने से पहले मशवरा देते हैं कि बराए मेहरबानी गंदम को पढ़ लें। गंदम के टोटल 3 कीड़े हैं और 4 बीमारियां हैं और 5 खाते हैं। आप टोटल 2 घंटे में गंदम को मुकम्मल याद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के शायद किसी काश्तकार के पास इतना टाइम हो कि वो गंदम काश्त करने से पहले इन 2 घंटे की स्टडी को पूरा कर ले कि वो कौन से कीड़े हैं, वो कौन सी बीमारी हैं, वो कौन सी खादें हैं जिसको डालने से इसकी पैदावार बढ़ सकती है। अगर आप 2 घंटे अपने मौजू पे पढ़ लें तो आप यकीन करें कि आपकी एवरेज गंदम की कम अज़ कम 40 से 50% आपका इजाफा हो सकता है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की है या कोई भी फील्ड है, उसमें पहले एक्सपर्टीज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेंटोरशिप जो है वो आप ज़रूर उसकी ले लें ताकि आप इस एक्सपर्ट लेवल पे आ सकें कि जो हम ट्रेडिशनल वे से खुद से तजर्बे कर रहे होते हैं और फिर उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो अगर हम उसके प्रॉपर मेंटोर से उसकी स्किल्स हासिल कर लें तो फिर आप जो है अपने गोल्स तक बड़े आसानी से और कम टाइम में पहुँच सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया था, बल्कि अभी हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी कि साजिद साहब जब पहला अपना इंटरव्यू देने के लिए गए तो ये वहाँ पर जॉब लेने के लिए गए थे, लेकिन निकलते वक्त 2 क्लाइंट्स भी लेकर निकले। तो क्या हमारे यंगस्टर्स इस काबिल हैं कि जब वो इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं तो उनकी काबिलियत, उनकी स्किल्स इतनी होती हैं कि क्या वो वहाँ से क्लाइंट्स लेकर आएँ? तो अगर साजिद साहब से पूछते हैं कि वो क्या सीक्रेट्स थे जिसकी वजह से पहले ही इंटरव्यू में इन्होंने अपने क्लाइंट्स को ग्रैस्प किया? जब मैं यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहा था, स्टूडेंट था, तो मैंने साथ ही स्किल डेवलप करने के लिए अपनी ज़मीन के ऊपर सब्जियों की काश्त और फिर बेमौसमी सब्जियों की काश्त शुरू की। उसमें ख़ास तौर पे टनल फार्मिंग थी। तो जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए बतौर लेक्चरशिप के लिए यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे जो बोर्ड बैठा हुआ था, उस बोर्ड ने मेरा इंटरव्यू किया। तो दूसरे-तीसरे क्वेश्चन में पूरी की पूरी गुफ्तगू का रुख जो था वो मेरी उस तजर्बे की तरफ चला गया कि आपने किया क्या? जो अक्सर सवाल पूछते हैं, मैं इसके आपको बाद में एक एग्जांपल भी बड़े मज़े की दूँगा। तो मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि आपने अभी तक किया क्या? तो मैंने उनको बताया कि मैंने आउट ऑफ सीज़न प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल जो शुरू कर दी। उसके बाद तमाम इंटरव्यू का जो रुख है, वो मेरी एक्सपर्टीज़ की तरफ चला गया, एजुकेशन से हट के तजर्बे की तरफ। आधा घंटा वो इंटरव्यू चला, क्वेश्चंस उसी चीज़ पे पूछे ज़्यादा मेरे तजर्बे के मुतालिक थे और वो कमाल के सवालात थे कि हम फार्मिंग कैसे शुरू करें, हम किस तरीके से अपने फार्म्स को डेवलप करें। और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो जब मैं जाने लगा तो 3 इंटरव्यू करने वाले हज़रात जो कि मेरे सीनियर्स भी थे, जो कि बड़े थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने अभी जाना नहीं है, रुकना है, हम आपसे अपने फार्म की फिजिबिलिटी ड्रा करवाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत लम्हा था, बड़ा मज़े का, कि इतने बड़े इंटरव्यू में जहाँ पे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और बड़े मेरे सीनियर्स टीचर्स भी बैठे थे, वहाँ पे 3 आला ऑफिसर्स जो हैं, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यू के बाद जाना नहीं है, हमने आपसे अपनी फार्म की फिजिबिलिटी ड्रा करवानी है। तो देखिए, आप जब भी जिस जगह पे भी अपने एक्सपर्टीज़ के लिए जाएँ, जहाँ पे काम करें, तो वहाँ पे आपका बेहतरीन डिलीवरी तभी होगी कि जब आप अपने ग्रिप्स पक्की रखेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप पूरी होनी चाहिए, तो तभी आपको लोग जो हैं वो एक्नॉलेज करेंगे, तभी लोग आपकी दाद देंगे और तभी आपको ज़िंदगी में वो कामयाब इंसान समझेंगे। जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अपनी फ़ील्ड का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी फ़ील्ड का नाम लिया जाए तो पता चलना चाहिए कि ये बंदा फ़लाँ फ़ील्ड में एक्सपर्ट है और उसका नाम आना चाहिए। मैं तो बल्कि कहती होती हूँ कि आप गूगल पे सर्च करें कि हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आपके गूगल में भी उस जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम टॉप पे आना चाहिए। इसी तरह अभी जैसे सर बता रहे थे कि अपने बच्चों को ट्रेन करना, स्किल सिखाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस ज़माने में भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे कहा करता था कि यू मस्ट हैव अ गुड फ्रेंड। अच्छा दोस्त क्या होता है जो हर मुश्किल वक़्त में आपके काम आता है। अब इल्म इतना बड़ा है, इतना वसी है कि आप अपने हर टॉपिक के ऊपर पहुँच नहीं सकते हैं। तो कम से कम एक सब टॉपिक को पकड़ के अपनी ग्रिप पूरी कर लो। और एग्जांपल उसकी बड़ी मज़े की थी कि एक बच्चा था जिसने कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम देना था और उसने एक ही मज़मून याद किया। वो मज़मून था माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त।
तो उसने जो मज़मून याद किया वो ये था कि गुलाम रसूल मेरा बेहतरीन दोस्त है, उसके वालिद साहब पोस्ट ऑफिस में डाकिए हैं, उसके 2 भाई हैं, उसकी 3 बहनें हैं, वो सुबह-सुबह उठता है, वो स्कूल जाता है, वो ये करता है, वो करता है। उसने एक ही ऐसे याद किया और जब पेपर में गया तो पेपर में एग्ज़ाम में उसको लिखने के लिए जो मज़मून आया, जो ऐसे आया, वो था हवाई जहाज़ की सैर का। अब उसने हवाई जहाज़ बेचारे ने देखा ही नहीं था, तो उसने ना सिर्फ़ सुना हुआ था, देखा नहीं था, बैठा नहीं था। तो उसने अब मज़मून लिखना क्या शुरू किया कि मैं हवाई अड्डे पे गया, मैंने टिकट लिया, मैं हवाई जहाज़ में बैठा, तो हवाई जहाज़ में बैठने के बाद हवाई जहाज़ उड़ पड़ा, तो उड़ते हुए मैंने देखा कि नीचे मेरा दोस्त गुलाम रसूल जा रहा है। गुलाम रसूल मेरा बेहतरीन दोस्त है, उसके वालिद साहब जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उसके 2 भाई हैं, उसकी 3 बहनें हैं, वो सुबह-सुबह उठ के नाश्ता करता है, वो नमाज़ पढ़ता है, वो ये करता है। उसने पूरा 2 सफ़ों का वो ऐसे लिखा और उसके बाद जब वो उसका ऐसे ख़त्म हुआ तो उसने लिखा, तो उसके बाद हवाई जहाज़ का अड्डा आ गया, वहाँ पे उतरा और मैं उतर के घर आ गया। मीन्स उसने अपने बेहतरीन दोस्त को उस मज़मून में फ़िट कर दिया जो कि वो खाली छोड़ के आ रहा था। ये एक बैड एग्ज़ाम्पल है, लेकिन याद रखिएगा कि आपका एक शोबे के ऊपर ऐसी खूबसूरत ग्रिप होनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे कंट्री में अगर किसी को ज़रूरत पड़े कि मैंने मशवरा किस पे लेना है, तो वो आपसे पूछे, तो वो आपका गुलाम रसूल आपको हर मौके पे आपका काम आएगा। तो या और आपके बाकी दोस्तों को, आपकी फैमिली को, आपके प्रोफेशनल्स को, आपकी कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि आपकी किस शोबे के ऊपर ग्रिप है, ताकि उस मसले जब भी उनको उस मसले पे काम आए, तो वो हमेशा आपसे राब्ता करें। जी बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि हमें पहली बात जो आपने की थी कि बच्चों को हमें उस लेवल पर एक्सपर्ट बनाना है कि ताकि वो अपनी जो है क्रिएटिविटी जिस तरह के सर ने एक एग्जांपल दी है अपनी क्रिएटिविटी वो खुद से कर सकें ना कि वो एक ही एग्जांपल को हर जगह फिट करने की कोशिश करें। और उसमें अभी हम इनसे पूछेंगे कि किचन गार्डनिंग का जो आजकल अक्सर आप नाम भी सुनते होंगे और डिफरेंट एरियाज़ में उसकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। ये हम किस तरह से जो फीमेल्स अपने घरों में किचन गार्डनिंग के स्किल्स को सीख कर अपनी जो है वो अर्निंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो डिफरेंट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रती हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हैं। कुछ हमारी जो हैं फीमेल्स बेवा हैं और कुछ सेपरेटेड हैं। वो किस तरह से अपने घर में किचन गार्डनिंग को यूज़ करके अपने अर्निंग का जो है वो ज़रिया बन सकती हैं, अपने बच्चों को पाल सकती हैं। और सर हमें आज ये भी बताएंगे कि वो किस तरह से उन फीमेल्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या और कौन सी ऐसी फैसिलिटेशन है जो हमें इनकी तरफ से मिल सकती है ताकि वो फीमेल्स यूज़ करके जो है वो अपना अर्निंग का एक पूरा प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकें। जी बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा अब ये और मौके का सवाल है, क्योंकि आजकल के दिनों में आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से लोगों के सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं बड़े कम हो चुके हैं और बेशुमार घरों में जो है ना वो इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आया है। आमदनी कम होने से देखिए हम कपड़े पहनना तो कम कर सकते हैं, हम जूते जो है साल में एक जोड़े के साथ गुजारा कर सकते हैं, कपड़े पुराने भी ले सकते हैं, लेकिन ख़ुराक हमें जो है वो बेहतरीन खानी चाहिए और खानी पड़ती है। अगर नहीं खाएंगे तो हम बीमारियों का शिकार होंगे, हम प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। तो सबसे पहला आपने अपने घर को सही करने के लिए जो काम करना है वो आपने अपने घर की सब्ज़ी और चिकन, अगर चिकन हो सके तो क्या ही बात है, अगर चिकन नहीं भी होता सब्ज़ी कम से कम ज़रूर घर पे पैदा करें। घर के अंदर पैदा करने का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके पास लॉन हो तो बड़ी अच्छी बात है, छत ज़रूर होती है आपके पास, आपका शेड ज़रूर मौजूद होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पास आपके पास 1 मरला 1.5 मरला 2 मरला जगह मौजूद होती है। तो अब दूसरा सवाल इसमें आता है कि हमारी छत तो नहीं ख़राब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। आप छत के ऊपर अपना फ्लेक्स पेपर डालेंगे जिसके ऊपर आजकल प्रिंटिंग बड़े बड़े इश्तिहार लगे होते हैं, वो आपको बाज़ार से, और आंधियों के बाद तो वैसे ही पता आपको गिरे कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, आंधी के बाद फट जाते हैं, गिर जाते हैं, नहीं तो बाज़ार से इस्तेमाल शुदा जो फ्लैक्स हैं, कैनवस हैं, उसको ले आएँ, छत के ऊपर डबल करके उसको डाल दें, दोहरा करके डालें, इतना सा भी पानी जो है आपकी छत को टच नहीं करेगा। नंबर 2, छत के ऊपर मिट्टी नहीं डालनी, आपने गमलों में आपने शॉपिंग बैग जिसको शॉपर कहते हैं आमतौर पे, प्लास्टिक शॉपर के अंदर, उसके अंदर मिट्टी डाल दें, उसके अंदर कंपोस्ट डाल दें, उसके अंदर बुरा या बुरादा डाल दें और उनके अंदर अपनी मर्ज़ी के बीज या पनीरियाँ काश्त कर दें। जैसे कि आजकल सीज़न सर्दियों का चल रहा है तो मूलियाँ, गाजरें, मटर, प्याज, लहसुन, थूम, धनिया, सैलड्स, ब्रोकली, आइसबर्ग, ये तमाम चीज़ें आप उसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं।
इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके 3 बड़े फ़ायदे। एक तो आपके जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमारे बच्चे एक पॉजिटिव एक्टिविटी में लग जाते हैं। आपकी फ़ीमेल ख़वातीन जो हैं वो दिन में 1 घंटा जो उसको पानी देना, गोडी करना, हिफाजत करना, उगती हुई सब्ज़ी को देखने से जितनी रूहानी तस्कीन मिलती है वो कमाल है। नंबर 2, आपके घर के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आप हर रोज़ 200, 250, 300 की सब्ज़ी खाते हैं, वो आपका कट होना शुरू हो जाता है, वो रिड्यूस या बिल्कुल ज़ीरो पे जाना शुरू हो जाता है। तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है, आप ऑर्गेनिक या सेमी ऑर्गेनिक सब्ज़ी घर की खाना शुरू हो जाते हैं। आप यकीन करें जिस दिन से आप ये खाना शुरू करेंगे तो आपकी बीमारियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं हेल्थ की वो कम होना शुरू हो जाएंगी और आपके जिस्म में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगी, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त आना शुरू हो जाएगी। तीसरा और चौथा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप इन सब्ज़ी को बड़े लेवल पे उगा के पूरे मोहल्ले में या मोहल्ले के बाहर मार्केट भी कर सकते हैं। आप इसको किस चीज़ में उगाएं? आप इसको क्रेट्स में उगाएं। जो सब्ज़ी के फल के क्रेट प्लास्टिक के या लकड़ी के आते हैं, उसके इर्द गिर्द अखबार लगाएं, उसमें मिट्टी भरें और मिट्टी भर के उसमें बीज या पनीरियाँ लगा दें। आप इसके बारे में अगर डिटेल आगे ही चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको इसका लिटरेचर, इसका उर्दू का, इसका इंग्लिश का लिखी हुई बुक्स, इसकी वीडियोज़, इसकी तमाम चीज़ें आपको भिजवा सकते हैं कि जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है पूरा बन सके और आप इसको बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे नंबर इसमें मौजूद हैं, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, अब तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई हमारे पास रीज़न नहीं रह जाता कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास लैंड्स मौजूद नहीं है, जगह नहीं है, हम इस वजह से जो है वो अपने सब्ज़ियां नहीं उगा सकते, किचन गार्डनिंग नहीं कर सकते। आप अपने घर के टूटे हुए बर्तनों में भी इसको शुरू कर सकते हैं, शॉपर्स में शुरू कर सकते हैं, आप इसको लकड़ी के क्रेट में शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिस पे आप कर सकते हैं और इसको आप जो है वो एक्सटेंड करके मार्केट लेवल पर लाकर सेलिंग भी कर सकते हैं। सर, जैसा आप से पहले मेरा डिस्कस हुआ था कि आप जो है सीड्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को सीड्स चाहिए हों तो सर के पास कुछ ऑफ़र भी है जो कि आप ले सकते हैं। और उस सर के पास एक बड़ी ही अच्छी ऑफ़र है जो कि स्पेशली उन्होंने फ़ीमेल्स के लिए जो है वो स्टार्ट की है। अगर आपको कुछ सीड्स चाहिए हों जिससे आप फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हो, और आप ये आपको ये टेंशन है कि जी हमारे पास कोई पैसे नहीं है, मनी नहीं है, तो हम किस तरह से स्टार्ट करें, लैंड का इशू भी आपका सॉल्व कर दिया। और उसके बाद जो है वो सीड्स सर बताएंगे कि क्या आप उसमें कौन से हमें किस तरह पैकेजेस जी, वो तमाम स्कूल्स के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं और इसको शुरू करना चाहते हैं, या वो ख़वातीन जो इसको घरेलू लेवल पे करना चाहती हैं, उसके लिए हम किचन गार्डनिंग के सीड्स जो हैं वो उनको मुफ्त मुहैया करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं। ना सिर्फ बीज बल्कि उसका पोस्टल चार्जेस भी हम देते हैं। बेशुमार लोग आपको कहेंगे कि पोस्टल चार्जेस आप दे दीजिएगा, तो हम उसके पोस्टल चार्जेस भी खुद देते हैं। सिर्फ हमारी उसकी एक कीमत है, वो कीमत ये है कि जब आपकी सब्ज़ी कामयाब हो जाए तो एक अच्छी फ़ोटो खींच के उसकी फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उन लोगों को लगाएं, कुछ आपसे हसद में और कुछ आपसे कंपटीशन में और कुछ खुशी से उसको कॉपी करेंगे। इसमें हसद भी जायज़ है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि दिए से दिया जलता जाए, लोग इससे आगे से आगे इस चीज़ को लगाते जाएं। मैं मैडम को भी इसमें मुहैया कर दूंगा, इनके पास सीड्स होंगे, इनके नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। हम इनिशियली इनको 50 घरों के लिए फ्री सीड्स जो है मुहैया कर रहे हैं, तो आप इनसे बच्चे भी और ख़वातीन भी आप इनको मुहैया कर दें जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पैकेज होगा जी। थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे ज्वाइन किया और आपने इतनी अच्छी जो है वो किचन गार्डनिंग से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी, जिसको यूज़ करके आप जो है अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। और आप जिस तरह से सर ने डिफरेंट ऑफ़र्स दी हैं आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब स्टार्ट किया जाए। हमने बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत सोच लिया और बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। आई होप कि सिर्फ इतनी सी जो है वो रिक्वेस्ट है कि करने के बाद आपकी एक सिर्फ फ़ोटोग्राफ चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।